हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में सिमरिया, मुंगेर, बिहार में एक सामान्य किसान रवि सिंह तथा उनकी पत्नी मनरूप देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत कवि के रूप में जाने जाते थे। उनकी कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार के भी प्रमाण मिलते हैं। दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे। दिनकर 2 वर्ष के थे जब उनके पिता का देहावसान हो गया। परिणामत दिनकर और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माता ने किया। दिनकर का बचपन और कैशोरिया देहात में बीता, जहां दूर तक फैले खेतों की हरियाली, बांसों के झुरमुट, आमों के बगीचे और कांस के विस्तार थे। प्रकृति की इस सुषमा का प्रभाव दिनकर के मन में बस गया, पर शायद इसीलिए वास्तविक जीवन की कठोरताओं का भी अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। संस्कृत के एक पंडित के पास अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करते हुए दिनकर जी ने गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की एवं निकटवर्ती बोरो नामक ग्राम में राष्ट्रीय मिडिल स्कूल, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया था, में प्रवेश प्राप्त किया। यहीं से इनके मनोमस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा था। हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने मोकामाघाट हाई स्कूल से प्राप्त की। इसी बीच इनका विवाह भी हो चुका था तथा ये एक पुत्र के पिता भी बन चुके थे। 1928 में मैट्रिक के बाद दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में B.A. ऑनर्स किया। पटना विश्वविद्यालय से B.A. ऑनर्स करने के बाद अगले ही वर्ष एक स्कूल में यह प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए, पर 1934 में बिहार सरकार के अधीन इन्होंने सब रजिस्ट्रार का पद स्वीकार कर लिया। लगभग 9 वर्षों तक वह इस पद पर रहे और उनका समूचा कार्यकाल बिहार के देहातों में बीता तथा जीवन का जो पीड़ित रूप उन्होंने बचपन से देखा था, उसका और तीखा रूप उनके मन को मथ गया। 1947 में देश स्वाधीन हुआ और वह बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर पहुंचे। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ, तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। दिनकर 12 वर्ष तक संसद सदस्य रहे, बाद में उन्हें सन 1964 से 1965 तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और वह फिर दिल्ली लौट आए। फिर तो ज्वार उमरा और रेणुका, हुनकार, रसवंती और द्वंद्व गीत रचे गए। रेणुका और हुनकार की कुछ रचनाएं यहाँ वहाँ प्रकाश में आईं और अंग्रेज प्रशासकों को समझते देर न लगी कि वे एक गलत आदमी को अपने तंत्र का अंग बना बैठे हैं और दिनकर की फाइल तैयार होने लगी। बात बात पर कैफियत तलब होती और चेतावनियां मिला करती। 4 वर्ष में 22 बार उनका तबादला किया गया। दिनकर जी की प्रायः 50 कृतियां प्रकाशित हुई हैं। हिंदी काव्य छायावाद का प्रतिलोम है, यह कहना तो शायद उचित नहीं होगा, पर इसमें संदेह नहीं कि हिंदी काव्य जगत पर छाये छायावादी कुहासे को काटने वाली शक्तियों में दिनकर की प्रवाहमयी ओजस्विनी कविता के स्थान का विशिष्ट महत्व है। दिनकर छायावादोत्तर काल के कवि हैं, अतः छायावाद की उपलब्धियां उन्हें विरासत में मिली, पर उनके काव्योत्कर्ष का काल छायावाद की रंगभरी संध्या का समय था। आरंभ में दिनकर ने छायावादी रंग में कुछ कविताएं लिखी, पर जैसे जैसे वे अपने स्वर से स्वयं परिचित होते गए, अपनी काव्यानुभूति पर ही अपनी कविता को आधारित करने का आत्मविश्वास उनमें बढ़ता गया, वैसे ही वैसे उनकी कविता छायावाद के प्रभाव से मुक्ति पाती गई। पर छायावाद से उन्हें जो कुछ विरासत में मिला था, जिसे वे मनोनुकूल पाकर अपना चुके थे, वह तो उनका हो ही गया। उनकी काव्यधारा जिन 2 कुलों के बीच में प्रवाहित हुई, उनमें से एक छायावाद था। भूमि का ढलान दूसरे कुल की ओर था, पर धारा को आगे बढ़ाने में दोनों का अस्तित्व अपेक्षित और अनिवार्य था। दिनकर अपने को द्विवेदी युगीन और छायावादी काव्य पद्धतियों का वारिस मानते थे। उन्हीं के शब्दों में, पंथ के सपने हमारे हाथ में आकर उतने वायवीय नहीं रहे जितने कि वे छायावाद काल में थे, किंतु द्विवेदी युगीन अभिव्यक्ति की शुभ्रता हम लोगों के पास आते जाते कुछ रंगीन अवश्य हो गई। अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता की नई विरासत हमें आपसे आप प्राप्त हो गई। गद्य कृतियां।
दिनकर की गद्य कृतियों में मुख्य हैं उनका विराट ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय 1956, जिसमें उन्होंने प्रधानतया शोध और अनुशीलन के आधार पर मानव सभ्यता के इतिहास को 4 मंजिलों में बांटकर अध्ययन किया है। ग्रंथ साहित्य अकादमी के पुरस्कार द्वारा सम्मानित हुआ और हिंदी जगत में सादर स्वीकृत हुआ। उसके अतिरिक्त दिनकर के स्फुट, अमीक्षात्मक तथा विविध निबंधों के संग्रह हैं, जो पठनीय हैं, विशेषत इस कारण कि उनसे दिनकर के कवित्व को समझने परखने में यथेष्ट सहायता मिलती है। भाषा की भूलों के बावजूद शैली की प्रांजलता दिनकर के गद्य को आकर्षित बना देती है। दिनकर की प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृतियां हैं मिट्टी की ओर 1946, काव्य की भूमिका 1958, पंथ प्रसाद और मैथिली शरण 1958, हमारी सांस्कृतिक कहानी 1955, शुद्ध कविता की खोज 1966। करते हुए कविवर दिनकर। दिनकर जी को सरकार के विरोधी रूप के लिए भी जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। इनकी गद्य की प्रसिद्ध पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी तथा उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। दिनकर को कुरुक्षेत्र के लिए इलाहाबाद की साहित्यकार संसद द्वारा पुरस्कृत 1948 किया गया। दिनकर अपने युग के प्रमुखतम कवि ही नहीं, एक सफल और प्रभावपूर्ण गद्य लेखक भी थे। सरल भाषा और प्रांजल शैली में उन्होंने विभिन्न साहित्यिक विषयों पर निबंध के अलावा बोधकथा, डायरी, संस्मरण तथा दर्शन व इतिहासगत तथ्यों के विवेचन भी लिखे। 24 अप्रैल 1974 को दिनकर जी अपने आप को अपनी कविताओं में हमारे बीच जीवित रखकर सदा के लिए अमर हो गए। विभिन्न सरकारी सेवाओं में होने के बावजूद दिनकर जी के अंदर उग्र रूप प्रत्यक्ष देखा जा सकता था। शायद उस समय की व्यवस्था के नजदीक होने के कारण भारत की तत्कालीन दर्द के समक्ष रहे थे। तभी वे कहते हैं, सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। 2 राह, समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। 26 जनवरी सन 1985 को लिखी गई ये पंक्तियां आज़ादी के बाद गणतंत्र बनने के दर्द को बताती है कि हम आज़ाद तो हो गए, किंतु व्यवस्था नहीं बदली। नेहरू जी की नीतियों के प्रखर विरोधी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है तथा कई मायनों में दिनकर गांधी जी से भी अपनी असहमति जताते दिखे हैं। परशुराम की प्रतीक्षा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। यही कारण है कि आज देश में दिनकर का नाम एक कवि के रूप में नहीं बल्कि जनकवि के रूप में जाना जाता है। 30 सितंबर 1987 को उनकी 13वीं पुण्यतिथि पर तत्कालीन राष्ट्रपति जैल सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 1999 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी ने उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर रामधारी सिंह दिनकर व्यक्तित्व और कृतित्व पुस्तक का विमोचन किया था। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का दालान बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। जीर्ण शीर्ण हो चुका है यह दालान जीर्णोद्धार के लिए अब भी शासन प्रशासन की राह देख रहा है। कुछ एक वर्ष पहले इसके जीर्णोद्धार को लेकर सुगबुगाहट शुरू हुई थी, परंतु वह भी अब ठंडी पड़ चुकी है। ऐसे में यह धरोहर कभी भी जमींदोज हो सकती है। कहा जाता है दिनकर जी ने पठन पाठन को लेकर बड़े ही शौक से यह दालान बनवाया था। वे पटना अथवा दिल्ली से जब भी गांव आते थे तो इस जगह उनकी बैठकी जमती थी। यहाँ पर वे अपनी रचनाएं बाल सखा, सगे संबंधी, परिजन पुरजन व ग्रामीणों को सुनाते थे। फुर्सत में लिखने पढ़ने का कार्य भी करते थे। वर्ष 2009-10 में मुख्यमंत्री विकास योजना से इसके जीर्णोद्धार के लिए 5 लाख रुपए आए, परंतु तकनीकी कारणों से वह वापस चले गए। युवा समीक्षक व राष्ट्रकवि दिनकर स्मृति विकास समिति सिमरिया के सचिव मुचकुंद मोनू कहते हैं, उक्त दालान की उपेक्षा दुखी करता है। कहीं से भी तो पहल हो, अब तो यह नष्ट होने के कगार पर पहुंच चुका है। जबकि जनकवि दीनानाथ सुमित्र का कहना है कि दिनकर जी का दालान राष्ट्र का दालान है, यह हिंदी का दालान है। उनके परिजनों को यह समाज सरकार को सौंप देना चाहिए। उधर दिनकर जी के पुत्र केदार सिंह कहते हैं कि पिताजी ने हमारे चचेरे भाई आदित्य नारायण सिंह के विवाह के अवसर पर इसे बनाया था।
इसके जीर्णोद्धार को लेकर 5 लाख रुपए आए थे। यह हमारी नोटिस में नहीं है। यह अब मेरे भतीजे अरविंद बाबू की देखरेख में है।